I think so. I think 53 candidates have joined, 54. I'm starting, sir, then. Okay. So, a very happy evening to all of you. IMA Ghaziabad, in collaboration with IMA West Ghaziabad, welcomes you this evening. And this evening, we are going to have a great lecture, which is in fact great in the practical importance also. It is of very practical importance, especially in this COVID times where the stress is on the peak for us, the doctors. So, friends, a healthy outside starts from healthy inside. So, for introspection, I invite you all for the IMA prayer. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kasyit dukh bhag bhavet. Ma kasyit bhag bhavet. Na tvam kame rajyam. Na tvam kame rajyam. Na swarg na punarbhavam. Na swarg na punarbhavam. Kame dukh tapanam. Kame dukh tapanam. Taninam ati nashanam. Taninam atir nashanam. Thank you for all. So now I request our esteemed President, Sir, Doctor, to just elaborate and give us an overview of the future activities of our last month of this tenure. VP sir, over to you. Thank you, Dr. Vani. Today's topic was very close to my heart. We started our tenure with healing the healer, where we got insight कि हम लोग बहुत अलग मिट्टी के बने हुए नहीं हैं. हम लोग भी उतने ही vulnerable हैं और even we are more vulnerable towards lifestyle disorder because of stress, running here and there, and a faulty lifestyle, or we can say professional compulsions. तो हम लोगों को ये बहुत पता होना चाहिए. और डॉक्टर विपुल त्यागी ने जब हमारा अक्टूबर में शुरू हुआ था तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया था कि डॉक्टर्स में इन सब बीमारियों का इंसिडेंस कितना है, क्यों है, और हमें एज ए वीआईपी अपना ट्रीटमेंट अपने आप या जस्ट सेल्फ मेडिकेशन या ये सब नहीं करना है. वी हैव टू हैव अ प्रोफेशनल ओपिनियन फॉर एवरीथिंग. नाउ एट द एंड ऑफ आवर टेन्योर हम लोगों का पूरा जो था एक साल हम लोगों ने टारगेट बनाया था हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का और डॉक्टर्स की हेल्थ में ध्यान रखते हुए उसमें बहुत सारी एक्टिविटी भी की हम लोगों ने. नाउ दिस टाइम हम लोगों ने अपने एक स्टारवार्ड डॉक्टर पंकज को बुलाया है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आज हम लोगों को कुछ शायद हम कुछ भी अगर उसमें से ग्रास्प कर पाए तो कुछ अपने आप को सुधार पाएंगे. इसके अलावा जो मुझे आज का असाइनमेंट भी मिला है तो उसमें मुझे अगले 4-5 जो हमारी एक्टिविटी है, क्योंकि ऑनलाइन और कोरोना वार के बावजूद भी है ना, हम लोगों ने हार नहीं मानी. हम लोगों ने एक नया अडॉप्शन लिया कि हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और लगभग हर बार मार्च से लेके अब तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वी आर डूइंग रेगुलर मीटिंग्स ऑनलाइन. पहले कोरोना अपडेट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट. तो इस सितंबर में हम लोगों का मेन स्ट्रेस सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पर है. आज हम लोग ये अपने आप में लाइफस्टाइल कैसे हमें चेंज करना है. उसके बाद कल हम IMA वेस्ट के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, जो अभी आपने देखा होगा एक प्रेस्क्रिप्शन सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड है वो घूम फिर के डॉक्टर पे ही आ गई है प्रेस्क्रिप्शन का. तो उस रेफरेंस में हम लोगों ने ये एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन डूज और डोंट्स ये IMA वेस्ट के संग एक कोलैबोरेशन में कल एक लेक्चर रखा है 9 बजे. उसके बाद हमारी जो वुमेन्स डॉक्टर विंग है उसके उन लोगों ने एक टॉपिक रखा है, वो भी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट ही कहेंगे, एजिंग ग्रेसफुली एंड हाउ टू कीप फिट विद एजिंग. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी है तो हम लोगों ने सोचा दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस द फाइनेंशियल क्राइसिस. के टाइम में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग शायद जैसे हेल्थ नीड और हेल्थ नीड होती है ना, तो अभी हेल्थ नीड है ज़्यादा अच्छी तरह से उसे एक्सेप्ट करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग. और इसमें खास बात है जो स्पीकर हैं वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और वो डॉक्टर हैं.
तो डॉक्टर की जो भी दिक्कतें हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं, समझ सकेंगे और हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। डॉक्टर पंकज चौधरी के बैचमेट हैं, ही हैज अरेंज दिस लेक्चर फॉर अस। उसके बाद हम लोगों का 27 को एनुअल जुबीएम है, इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू टीम है और रिलीज ऑफ डायरेक्टरी है। 30 तारीख के लिए हम लोगों का थैंक्स गिविंग, जैसे कि लास्ट डे में होता है, तो हम लोगों की एक थैंक्स गिविंग मीटिंग है और उसमें एक कल्चरल इवनिंग करेंगे। ऑल्दो कल्चरल इवनिंग में हमारी तरफ से लास्ट डेट शायद 10th थी, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग वहाँ IMA भवन में क्योंकि कोई भी हो, कितना भी स्ट्रेस हो, सेवरल टाइम वी हैव टू एंजॉय द लाइफ आल्सो, ओनली देन वी कैन कम आउट ऑफ स्ट्रेस। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि एक वर्चुअल फैशन शो करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग 10 लोगों के बैच में करेंगे ताकि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो। तो 5 लोग 10 लोग और इवन अगर कोई अकेले जाके भी करना चाहता है तो उसे भी हम टाइम स्लॉट अलाट कर देंगे। रैम वहाँ बना रहेगा विद बैकड्रॉप और वहाँ वो रैम्प में वॉक करके फोटोग्राफर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। वहाँ अपना वो शॉर्ट वीडियो एक मिनट का 1.5 मिनट का हम वीडियो बना के फिर उसे कंपाइल करके 30 तारीख को हम एक बहुत अच्छे तरह से उसे प्रेजेंट वर्चुअल फैशन शो के रूप में करेंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो उसमें अपने नाम डॉक्टर वानी को भेज सकते हैं। शी और डॉक्टर रचना फर्स्ट लेडी इज कोऑर्डिनेटिंग दिस इवेंट। क्योंकि ये थैंक्स गिविंग है तो हम लोगों ने सोचा ये हम लोग अपने आप कोऑर्डिनेट करते हैं, सेक्रेटरी एंड फर्स्ट लेडी। तो विद दिस I will invite Dr. Pankaj because we are doing all these 3 meetings in association with IMA West just to have the seat as moderator and introduce our speaker. Although Dr. Pankaj doesn't require any introduction, but it is a formality and I will request Dr. Pankaj. Over to Dr. Pankaj Chaudhary. एक कमल, दूसरे कमल का introduction. Hello everyone and very good evening, and it's my proud privilege to introduce Dr. Pankaj Kumar Agarwal. I think he needs no introduction. Smiling face, always like a friend, colleague, and always gives us infectious smile when you see him. So it's a proud privilege for us actually to have on board. To give a very important talk on stress, and we all know that in COVID times we are all, struggling. Dr. Jindal said, sir, we are running, we are, seeing patients and we are protecting ourselves. So this is the first time in the history of, of this world, all of us are under same umbrella and everybody is under stress. So it's very important, for us to have some stress busters. And I think Dr. Pankaj Agarwal is the right person to speak on this particular topic. Just few lines about him. And 14 September actually celebrated Hindi Divas. तो हिंदी दिवस, और हम लोग हिंदी में जो है मतलब कम बात करते हैं कभी कभी इन फॉर्मल मीटिंग्स में, लेकिन यस हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है। और डॉक्टर पंकज की ऐप है MCH, राइट, एंड इट्स वन ऑफ द यूनिक ऐप विच इज मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी। आई थिंक अगर लोगों ने ज्वाइन नहीं करी है, ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन टू डाउनलोड दिस वेरी यूनिक एप्लीकेशन, नॉट फॉर डॉक्टर्स, फॉर पेशेंट्स, फॉर एवरीवन, टू हैव सिंप्लीफाइड थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे। लाइक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लेक्चर्स है उसमें हिंदी में, और आपको बहुत ज्ञानवर्धन होगा उस ऐप को, उस जो वीडियो सुनेंगे आप, उसमें शायद एक वीडियो मेरा भी है, शायद एक बार रिकॉर्ड हुआ था। डॉक्टर पंकज अग्रवाल से साथ हमारा एसोसिएशन काफी पुराना है, एंड आई बीन एसोसिएटेड विद हिम लॉट ऑफ कैंप्स, लॉट ऑफ पैरामेडिक वर्कशॉप्स वी हैव डन विद हिम इन आगरा, इन फैजाबाद, इन लखनऊ। तो हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ में रहे हैं और काफी कुछ सीखा है उनको, बहुत सिंप्लीफाइड में वे में सिखाते हैं। एंड आप जब देखेंगे इनको कि जिस हिसाब से आज लेक्चर देंगे। So he's a DM endocrinologist. I don't know the Hindi of endocrinologist. Dr. Pankaj would actually will say that what you say endocrinologist Hindi. In home care and in hormone care research in Shastrinagar, Ghaziabad. He's university examiner for DM CCI University Merit since 2010. He's vice president UPDA, is founder of this app which is MCH. It's medical concepts in Hindi. He's a principal investigator in many trials, not many trials that has been done and is being done. His vast experience teaching in various, colleges, medical colleges, and national and international forums. They are recipients of various awards. Actually, if I tell the list, the time will be over, so I won't go into detail.
and he is the author of many books, and he has many publications in national and international journals of repute. So I won't take much of time. I invite Dr. Pankaj Kumar Agarwal to enlighten us about this special topic of how to relieve stress. Over to you, sir. Dr. Pankaj Agarwal, sir. धन्यवाद पंकज जी, आपके स्नेहयुक्त वचनों के लिए, और धन्यवाद डॉक्टर जिंदल, डॉक्टर वाणी, सभी IMA सदस्यों को। आज का टॉपिक जो डिस्कस करने के लिए मुझसे कहा गया है, वास्तव में वो बहुत यूनिक टॉपिक है, और ये मेरी कंडीशन है। जब प्रारंभ में मैंने सोचा कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें क्या डिस्कस किया जाए, क्योंकि सबको बस टच एंड गो करके उस तरह से आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने जिंदल जी को ये कहा कि यार लोगों से ओपिनियन लो, वो क्या चाहते हैं, और यही मेरे गले की फांस बन गया। क्योंकि जब मैंने उन्हें पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो उसके बाद ऐसी विचित्र विचित्र चीजें आई, क्योंकि मेरा जो अपना फोर्टे है वो तो थोड़ा मेडिकल डिस्कशन का, और वो सारा का सारा टर्न हो गया एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन। लोगों को पूछना जीवन शैली, असल में जीवन शैली जहां आते ही तो वहां वास्तव में फिलॉसफी आनी ही आनी है। जीवन शैली और दिनचर्या में अंतर क्या है, तो कहीं मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया गया। जीवन शैली और व्यायाम के साथ सामंजस्य कैसे बैठाएं, भागदौड़ भरी जिंदगी में कसरत के लिए समय कैसे निकालें, संतुलित ड्यूटी, लंबी ड्यूटी और बदलती शिफ्ट ड्यूटी के साथ संतुलित जीवनचर्या कैसे बैठाएं। एक हमारे सीनियर मेंबर ने पॉजिटिव थिंकिंग, स्पिरिचुअल वेलबीइंग, रिलीजन, मेडिटेशन, योगा, इनको इंक्लूड करने के लिए कहा। अब दिक्कत क्या आ गई कि इतनी सारी चीजों के साथ मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं सही उपयुक्त व्यक्ति हूं इसको डिस्कस करने के लिए। यदि आप मुझसे डाइट के बारे में कहते, यदि एक्सरसाइज के बारे में कहते, यदि मेटाबॉलिज्म के बारे में कहते, तो शायद हम इसको 4 घंटे डिस्कस कर सकते थे, लेकिन इन चीजों में मुझे भी पसीना आ गया। एज एन एलोपैथ हम लोगों ने कभी भी ये वाली चीजें अपने पूरे क्यूरिकुलम में नहीं पढ़ी, और ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, हमारे रोगियों के जीवन के लिए, हमारे समाज के अन्य लोगों के जीवन के लिए जो आवश्यक बिंदु हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते, हम उनको नहीं पढ़ते, हम उनको नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? रोग विज्ञान। हम रोग को पढ़ते हैं और रोगों की कैसे हमको उपचार करना है वो सीखते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी क्या है ये हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमको थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा। आयुर्वेद जो कि एक जीवन दर्शन है, इसका मूल मंत्र क्या है? स्वास्थ्यम स्वास्थ्य रक्षणम चा। मुख्य पार्ट है स्वास्थ्य, हमारी अपनी हेल्थ, और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है उसका जिसको हम लोग वास्तव में हम बड़ा समझते हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा रोगों से कैसे करें। वो एक छोटा पार्ट। बड़ा पार्ट क्या है? स्वास्थ्य, हम अस्वस्थ होने ही ना पाए। तो वास्तव में अगर किसी एक आयुर्वेद के पंडित को यहाँ रखा जाता है इसके लिए, तो वह एक इसकी सही विवेचना कर पाता। हमसे अगर कहा जाए, हम कहीं भी अगर डाउट में हो, तो हम तुरंत अपनी डाइटरी और अपनी डिजीज रिकमेंडेशंस की तरफ मुड़ते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस है विश्व के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की, कि हमें क्या करना चाहिए। इसी चीज को हमने, जब लाइफ की बात हो, जब जीवन की बात हो, तो हमें दर्शन की तरफ मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमें इन वाक्यों के उत्तर मिल सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। ये हमारी मेडिकल साइंस से काफी परे की बात है। इसीलिए मैं, जो कि इस काम के लिए अपने आप को बहुत उपयुक्त समझ नहीं पा रहा, मैं सर खुजा रहा हूँ जब से ये प्रश्न मेरे सामने आए। तो प्रभु से ही प्रार्थना करूंगा कि हम इसको ठीक प्रकार से डिस्कस कर सकें और यह शक्ति मुझे दे। जो गीता जी में कहा गया है श्लोक जीवन शैली को लेकर, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ क्या हुआ? युक्ताहार, युक्त मतलब एप्रोप्रिएट, हमारा आहार कैसा हो? एप्रोप्रिएट। एक कोई भी चीज सबके लिए एप्रोप्रिएट नहीं हो सकती। हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट हो, एक्टिविटीज कैसी हो? एप्रोप्रिएट। एफर्ट्स कैसे हो? एप्रोप्रिएट। जो हम कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट।
हमारा सोना, हमारा जागना, हमारी चेष्टाएं, ये सब जब एप्रोप्रिएट होंगी, तब योग का अर्थ जो है, आजकल योग को हमने योगा बना दिया है। तो योगा इज डिफरेंट एंड योग इज डिफरेंट। योग इज सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल एडिशन। जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो वह योग है। तो योग जो वास्तव में हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है, वह है परमात्मा से जुड़ना, किसी अमित शक्ति से जुड़ना, और योगा इज जस्ट अ फिजिकल फॉर्म ऑफ दैट। तो जब हम इन चीजों से अपने आप को जोड़ते हैं, तब हमें वह अपनी इन सफरिंग से दूर कर सकता है। अदरवाइज हम इसके डिसऑर्डर से प्रभावित रहेंगे ही रहेंगे। तो जो पहला प्रश्न अगर मैं यहाँ पे उठाऊं कि जीवन शैली क्या है और हमारी दैनिक चर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, इनमें क्या अंतर है, ये फिल्में मुझे बड़ी प्रिय हैं। और वास्तव में अगर हम आजकल फिल्म की बात अभी जिंदल जी कर रहे थे, जो हमारी मॉडर्न मूवीज है वो हमें बहुत ही परवर्टेड रूप समाज का दिखाती है। इसलिए अगर हम जाएं 50s 60s में, तो वो हमारे समाज का एक बहुत समुचित प्रतिनिधित्व करती थी। 50s की एक फिल्म थी, आप लोगों ने अवश्य देखी होगी, नया दौर, जिसका बड़ा फेमस गाना है साथी हाथ बढ़ाना। और एक बड़ी मजेदार फिल्म थी CID, जिसका एक बड़ा चुलबुला गाना था कि औरतें सर पे बोझा ढोते हुए और गाती हुई चली जा रही है, कहीं यार कहीं पार लगा तीरे नजर। ये सब क्या है? दोनों में आप देखेंगे मजदूर है व्यक्ति, वह कोई बहुत खुशी खुशी वो काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी खुश है, गा रहा है। हमारे कितने रिक्शे वाले हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, ठेला खींच रहे हैं, गा रहे हैं। फार्मर है, वो किसान अपना काम कर रहा है, वो गा रहा है, वो खुश है। हमारे यहाँ एक काम करने आती है महिला, बुजुर्ग महिला है, अक्सर वो गाना गाती रहती है, बर्तन साफ करती रहेंगी, गाना गाती रहेंगी। और हम जहाँ OPD जरा सी हैवी हुई, हमारा भेजा पकने लग जाता है। यही डिफरेंस है जीवन शैली और दिनचर्या में। दिनचर्या हमारी सिंपल रूटीन है, हम सबका रूटीन, और जीवन शैली वह रूटीन नहीं है, वह हमारा एटीट्यूड है। हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, और यह नजरिया जो देखने का है, यही जो हमारा एटीट्यूड, जो हमारा दृष्टिकोण, यही सारी चीजों का अंतर। तो मेडिसिन नहीं, ये सब पूरी फिलॉसफी ही रह गई। लेकिन इसमें मेडिसिन को कहाँ ला सकते हैं? जो हमारी दिनचर्या है, जब हम उसमें अपना एटीट्यूड बदल देंगे, जब हम उसमें आनंद उठाने लगेंगे, हम अपनी बिजी OPD 8 घंटे की भी हो गई तब भी हम उसमें आनंद लेंगे, तब वो हमारी जीवन शैली और वे ऑफ लिविंग वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि तभी हमें खुशी मिलेगी। अदरवाइज मुझे 3 इडियट्स का सबसे अच्छा वो प्रकरण याद आता है फिल्म का, कि अगर आपको अपने काम से प्रेम नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आप काम बदल दीजिए। ये बहुत ही वाहियात, कई पेशेंट्स को मैं कहता हूँ, यहाँ से गुड़गांव की दौड़ लगा रहे हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, अब तो खैर बच गए 4 महीने 5 महीने से, लेकिन 4 घंटे अपने दिन के महत्वपूर्ण 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम कहाँ है। बात सही है। तो या तो आप अपने आप को बदलो, वहां शिफ्ट कर लो, वरना काम शिफ्ट कर लो, ये मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो हमारे पास दूसरा कोई पहलू है ही नहीं इसके अलावा। या तो हम अपने काम को, अपने जीवन को, उसमें आनंद उठाएं, उसके साथ प्रेम डेवलप करें, है, और या फिर जिंदगी भर पछताते रहें। ये जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स हमको खुश रखते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क है उसको बढ़ाते हैं। और अगर हम दुखी रहेंगे, झुंझुलाए रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो कभी कोई काम हम अच्छे से कर नहीं सकते। कितना ही अच्छी परिस्थितियां दे दें, हम कभी खुश नहीं रह सकते। कुछ हार्मोन्स को हम इधर उधर से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कहा गया सेरोटोनिन हम अपने फूड से कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। एंडोर्फिन्स हम अपनी एक्टिविटीज से कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि एक पेन किलर का, एक पेन रिडक्शन का, जो समाज के जो हमारे मानसिक और हमारे शारीरिक दर्द है उनको कुछ हद तक दूर कर सके। ये तो हमारे हाथ में है ना, डाइट भी हमारे हाथ में है, एक्टिविटी भी हमारे हाथ में है। दूसरे को हम कितना चाहें, कितना शिद्दत से चाहें, कितना अपनेपन से चाहें, लव अफेक्शन ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कराने की तो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है वो हमारी सिचुएशंस, जो डोपामाइन सीक्रेट कराती है। लेकिन उन सिचुएशंस का रिएक्शन हमारे हाथ में है, उन सिचुएशंस के प्रति हम रिएक्ट कैसे करते हैं। और यहीं पे मुझे लगता है कि जो हमारे आध्यात्म है, हमारी भारतीय दर्शन है,
वो सबसे बड़ा उपयोगी है। भगवान के प्रति, हम भाग्य के प्रति यदि हम किसी भी तरह से आस्था रखते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो उसकी मर्जी को होगा, चलो जो हुआ कोई बात नहीं। सिचुएशन तो वही, सिचुएशन नहीं बदलेगी, लेकिन यदि हमने उसमें अपना एटीट्यूड बदल दिया तो हम यहाँ पे कहें हमने डोपामीन सिक्रीशन बढ़ा के और अपने खुश रहने का इंतजाम कर दिया, वरना रोते रहो, हु केयर्स। ये चीजें हम सब लोग जानते हैं, ये हमने एज इट इज वेबसाइट्स, कुछ फूड है जो हमें सेरोटोनिन बढ़ाने में मदद करते हैं, नेचर के साथ रहना, चलना। हम सब जानते हैं कि होल व्हीट, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वाटर, ये सब हमारे लिए एक्टिविटी, ये सब आवश्यक है और यही हेल्दी लाइफ स्टाइल है। लेकिन उससे बढ़ के जो मैं समझता हूँ, हमारे एक्सटर्नल क्यूज से ज्यादा हमारा इंटरनल क्यू इंपॉर्टेंट है। हमारी मानसिकता कैसी है, ये मानसिकता हमारी सभी बातों को परिवर्तित कर सकती है। जो हमारे साथ हो रहा है हम उसको कैसा, हम हमेशा सोचते रहे 1857 में तो ऐसा हुआ था, हमारी जिंदगी के पहले 10 साल में तो ऐसा हुआ था, मेडिकल साइंस में आने के बाद से तो ऐसा हुआ था, तो ये हम कभी खुश नहीं रह सकते। हमें अपनी पॉजिटिव चीज़ों को, अपने जीवन की, अपने अनुभवों की पॉजिटिव चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ कि अपनी पीठ स्वयं थपथपाओ, क्योंकि कोई दूसरा थपथपाने नहीं आएगा। याद करो कि तुमने अच्छा सोचा था, अच्छा तुम इस बात को सॉल्व कर पाए थे, अच्छा तुम आज से 4 साल पहले भी तुमने देखा कि ये तुम्हें आता था। अपनी पीठ थपथपाओ, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को याद करो, अच्छे काम करो, क्योंकि जो हमारे मानसिक परिवर्तन वो करेंगे वो किसी और से नहीं, दूसरे के प्रति दया भाव रखो। और यह एक जो मेडिटेशन और योगा वाली चीज है, भाई जो बात मैं समझ पाता हूँ, जो मैं कर पाता हूँ, जो जीवन में उतार पाता हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यह मैं कभी उतार नहीं पाया, मैं कभी ध्यान नहीं लगा पाया, लेकिन एक आईएमए के बहुत सीनियर मेंबर है, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात कही। उनके साथ मैंने 1 साल ध्यान लगाने की कोशिश की, मुझे रत्ती भर मेरा 5 मिनट भी कभी ध्यान नहीं लगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही, जो तुम काम करते हो ना, वह हम हर काम को ध्यान से करते हैं, वही ध्यान है। और यही चीज लोग कहते हैं संगीतज्ञ है, संगीत है, कला है, उसमें जब डूबता है तो ध्यान के बराबर होती है। भगवान की भक्ति में डूबता है तो ज्ञान वो ध्यान के बराबर होती है। यही चीज जब हम अपने काम में डूबे हैं तो वह भी मेडिटेशन ही है। यह मुझे अपने लिए समझ में आया, क्योंकि आंख बंद करके और एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित मैं आज तक कभी नहीं कर पाया। वहां पे इतना भटकाव होता है जितना आंख खोल के नहीं होता। तो अपने काम को हम जितने ध्यान से करें, शायद उस ध्यान में वो जो उसके साथ बस शब्द जुड़ा हुआ है ध्यान, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वह ध्यान बन गया। और इसी में ये इस उपनिषद का एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे ध्यान में आता है, जिसको मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे जरूर कोट करना चाहिए, कि जब हम किसी कल्याणकारी कार्य में लगते हैं तो समस्त विश्व, समस्त शक्तियां उसकी हमारे साथ होती हैं। और यह मेरी जीवन का एक केंद्र बिंदु है कि अच्छा काम करने पर प्रकृति, हमारी शक्ति, वह हमारा साथ देती है और यही हमको ऊर्जा देता है। तो जो बात मैं इस प्रश्न के उत्तर में सोच पाया वो खुश रहना है, और खुश रहना हमको स्वयं सीखना है। कोई दूसरा हमको खुश कर ही नहीं सकता। हमको जितनी अच्छी से अच्छी परिस्थिति में रख दो, हम हमेशा रोते हुए बिलखते हुए रहेंगे यदि हम मन से खुश नहीं हैं। तो खुश रहने की आदत डालें, शायद वही हमारी सबसे अच्छी जीवन शैली है जो सबसे अच्छा काम कर सकती है। अब ये सब बातें थी दर्शन की जो मुझे नहीं आती थी। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए खोज खोज के, सोच सोच के लिखनी पड़ी, थोड़ी सी अप्राकृतिक हो गई होंगी। जो फोल्टे है हमारा वो थोड़ा अलग है, डाइट और एक्सरसाइज। मैं अब उस पर सोच रहा था मैं कहाँ पे डाइट को इसमें घुसाऊं, तो मुझे लगा शायद यहीं पे डाइट को मैं इसमें वर्णन कर सकता हूँ। एक बहुत अच्छा गाना था जो कि बहुत अच्छी फिलॉसफी थी। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। मन किसी भी बाउंड्री को मानने को तैयार नहीं होता। और इसकी अगली लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अनजानी आस के पीछे और अनजानी प्यास के पीछे। ये आस और प्यास हमको दौड़ाती रहती हैं, हमें भटकाती रहती हैं। हमें मालूम है कि ये खाना खाने हैं, ये खाने नहीं खाने, लेकिन फिर से मन उन्हीं के पीछे दौड़ने लगता है।
अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए क्या लिखती है कि जो न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस हैं वो दो चीज़ों से आरंभ होती है, एक एनर्जी बैलेंस और एक वेट लॉस, क्योंकि एनर्जी बैलेंस और वेट लॉस यही हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को चलाती हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के विश्व में अधिकतर चीज़ें हमारे इसी से ओवर न्यूट्रिशन से जुड़ गई हैं, इसलिए वेट लॉस की बात हो रही है। आज से 50 साल पहले वेट गेन की बात होती थी। तो इसलिए जो कहा गया, जो पहला रूल है वो कैलोरीज कम करो, वजन घटाओ, क्योंकि यही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, यही ग्लाइसेमिक कंट्रोल, लाइपिमिक कंट्रोल और जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल उनको उपलब्ध कराता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यह तो कह दिया गया, इसको हम करें कैसे? एक बहुत ही सिंपल फंडा जो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि आइडियल बॉडी वेट और BMI और वेस्ट हिप रेशियो और ये जो इतने बड़े बड़ी साइंटिफिक बातें हैं, उनमें एक बहुत ही सरल बात, अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नापिए और उसमें से 100 घटा दिए। ये हमारा मैक्सिमम वेट और हमारा आइडियल वेट उससे 10% कम। बस हाइट जितनी है 5 फीट 6 इंच, मतलब लगभग 167 सेंटीमीटर माइनस 100, 67 मैक्सिमम वेट, उसका 10% कम कर दिया, वो हमारा आइडियल वेट। अब इस आइडियल वेट के हिसाब से कैलोरीज कितनी हमको चाहिए? हम सब सेडेंटरी हैं, हम मानने को तैयार नहीं होते। हम अपनी क्लिनिक से उठते हैं तो ऐसा वो प्रेटेंड करते हैं कि हमने बहुत पहाड़ तोड़ के आए हैं। अच्छा, सर्जन मुस्कुरा रहे होंगे, कहें तुम लोगों फिजिशियन हो, निकम्मे हो, सारे दिन कुर्सी तोड़ते रहते हो, हम लोग बहुत काम करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली जो सर्जिकल वर्क के साथ भी हम सेडेंटरी वर्कर ही हैं। हम एक्टिविटी तब कहते हैं जब एक मुश्त बिना रुके 10 मिनट कोई फिजिकल एक्टिविटी लगातार होती रहती। हम सब सेडेंटरी हैं, इसलिए हमको 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अपना कैलोरी इनटेक हमको रखना चाहिए। हमको वेट घटाना है, हमारा वेट हमने कैलकुलेट कर लिया होगा आपने इतनी देर में, देखा हम तो 30 kg प्लस है। अब 30 kg प्लस है तो 30 kg घटाएं, संभव नहीं है। प्रैक्टिकल अचीवेबल टारगेट रखना है हमको। क्या रख सकते हैं? 5 to 7%। अब देखिए विडंबना, आज से 15-17 साल पहले जो रिकमेंडेशन थी वो थी 10% बॉडी वेट हमें घटाना है, वह मेटाबॉलिक हमको बेनिफिट्स देगा। लेकिन इस सालों में हमने देखा 15-17 सालों में कि 10% घटाने वाले लोग ना के बराबर हैं, तो रिकमेंडेशंस भी घटा के कर दी गई, भाई तुम इतने नंबर ले आओ, इतने में ही हम तुम्हें पास कर देंगे, 5 to 7% में ही तुम्हें इतना बेनिफिट मिल जाएगा, काम निकल आएगा। और 5 to 7% घटाने के लिए हमको 500 किलो कैलोरीज पर डे हमको कम करना पड़ेगा। और 500 कैलोरीज पर डे अगर आपको कम करना है तो कैसे करें? यह हुआ मितिव्ययता। मितिव्ययता जिसके लिए हम लोगों ने शब्द बहुत गलत बना दिया है, कंजूस। कंजूस नहीं है, मितता के साथ कोई काम हम भोजन भी करें तो मितता के साथ करें, जो हमारे ये मित्रवत व्यवहार करे। तो उपनिषदों ने लिखा है कि डाइट हमारी कैसे होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए? मित भोग। हम कंजर्वेटिव हो अपने भोजन को ग्रहण करने में। 500 कैलोरी अगर आपसे घटाने को कहें, पसीने आ जाएंगे। 500 कैलोरी का मतलब 6 रोटियां घटानी पड़ेंगी, और 6 रोटी तो हम खुद खाते हैं, पूरे दिन में खाते हैं। अब 6 रोटी घटा के हम जाएंगे कहाँ? तो अगर हमसे इसका क्लियर कट एप्लीकेशन पूछा जाए कि 500 कैलोरी पर डे हमें कम करनी है जिससे हम 2 किलो वजन प्रति माह घटा सकें, लेकिन आप कहेंगे मुश्किल है, मैं कहूँगा बहुत आसान है। ये देखिए, अगर आप ये घटा लेते हैं तो आराम से 500 कैलोरी पर डे घटा सकते हैं। इनमें से एक एक चीज 500 कैलोरीज के बराबर। 2 पराठे 500 कैलोरी, 2 समोसे 500 कैलोरी। सोचिए, IMA की मीटिंग को याद करते हैं कि हम वहां जाके और क्या आनंद से भोजन करते हैं, और फिर हम सोचें कि हम वहां से कितनी कैलोरीज लेके लौटते हैं। तो रोटी दाल चावल सब्जी फल से हम अपनी जीवन शैली परिवर्तित नहीं कर सकते जो हम उसके साथ में ले रहे हैं। जब हम रिकॉल करते हैं तो हम अपने लंच डिनर को रिकॉल करते हैं, हम जो स्नैक्स लेते हैं बीच में उनको रिकॉल भी नहीं करते। इसलिए हम यह मानने को तैयार नहीं होते कि हम वास्तव में कैलोरी इंटेक हमारा काफ़ी है और हम उसको घटा के हम सफल हो सकते हैं वेट घटाने में। इसके लिए शब्द कहा गया है उपनिषदों में, हित भोग। हम भोजन कैसा करें जो हमारे लिए हितकारी हो, और यह चीजें हितकारी हमारे लिए नहीं है, रिक्शे वाले के लिए हो सकती है,
मजदूर के लिए हो सकती है, दिन भर खेत में फावड़ा चलाने वाले के लिए हो सकती है, हमारे आपके लिए नहीं। जो रूल 2 है वह आ गया इसीलिए फैट इंटेक में। कैलोरीज मेजर पार्ट फैट, कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन से 4 कैलोरी पर ग्राम, फैट से 9 कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे पहले फैट घटाओ। फैट में क्या करें, टोटल कैलोरीज का 30% फैट के रूप में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चलिए समझते हैं 30% क्या है। 60 kg, गायनेकोलॉजिस्ट बुरा न मत माने, मैंने यहाँ पे उनको लेवल कर दिया। 1500 कैलोरीज अगर हमारी टोटल इंटेक होनी चाहिए तो 30% हुआ 450 कैलोरी। 450 कैलोरीज में हमारी हाफ आनी चाहिए विजिबल सोर्स से, हाफ आनी चाहिए इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो हमारे खाने के साथ में आ रही, जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसके साथ कुछ ना कुछ मात्रा में फैट अवश्य है, तो वो हो गया इनविजिबल फैट। विजिबल फैट क्या हुआ, जो हमने उसमें ऐड किया। तो जो विजिबल फैट है 225 कैलोरीज, वह एक चम्मच तेल से लगभग 70 कैलोरी मिलता है। अब सोचो, एक चम्मच घी, तेल, रिफाइंड, सफोला, मक्खन 70 कैलोरीज के आसपास हमको देता है। और ये 70 कैलोरीज अगर एक चम्मच में है तो 225 कैलोरी अगर हमको चाहिए तो 3 चम्मच। हमारे पूरे जीवन, पूरे दिन में 3 चम्मच तेल, हमने टेबल स्पून का जिक्र इसलिए किया क्योंकि 3 स्पून हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। हम उस चीज का जिक्र क्यों करें जो हम इस्तेमाल नहीं करते। हम सब बल्कि चम्मच तो छोड़ो, आजकल हम लोग चमचा इस्तेमाल करते हैं। पहले आते थे डिब्बों में घी, अब आते हैं बोतल में, तो हमने चमचे को भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हम तो बोतल को लेके सीधे ऐसे डाल देते। दूसरी प्रॉब्लम, पहले आते थे गोल पेन बर्तन, अब आते हैं फ्लैट बेदी के बर्तन। तो जब हम डालते हैं तो गोल पेनी में तो दिखाई भी देता था तेल कितना हुआ, फ्लैट में तो वो भी नहीं दिखता। तो इसलिए हम ये जानते ही नहीं कि हम कितना फैट कंज्यूम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता हुआ था, डॉक्टर साहब मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो खाती ही नहीं। सैचुरेटेड फैट, इसका भी 1/4 होना चाहिए। इसका मतलब सैचुरेटेड फैट जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा दिन में 1 चम्मच से ज्यादा घी या मक्खन 1 चम्मच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो 70 कैलोरीज है, अगर आप उसका ये देखें कि 70 कैलोरीज में कहाँ से मिलती है। एक चपाती हमारी 70-80 कैलोरी की होती है और 1 चम्मच तेल या घी हमारा 70-80 कैलोरी का होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 चम्मच घी तेल जो हम डाल रहे हैं अपने भोजन में वो 1 चपाती के बराबर है। हम यह तो रिकॉल करके बताते हैं, डॉक्टर साहब 2 चपाती सुबह खाता हूँ, 2 चपाती रात खाता हूँ, पता नहीं कैसे वेट बढ़ता जा रहा है। जो हमने चपाती पे घी लगाया, जो हमने सब्जी में तेल डाला, वही सारा डिसाइड करता है कि हम आगे कैसे होंगे। दूसरी चीज, हम सब मेडिको हैं, हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एडवर्टीजमेंट्स इतने सशक्त हैं, हम गुमराह होते हैं। जीरो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, व्हाट इज जीरो कोलेस्ट्रॉल? एवरी ऑयल इज जीरो कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इफ इट इज वेजिटेबल ऑयल। जो हमारा नॉन वेजिटेरियन सोर्स का है वहां उसमें होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज एनिमल प्रोडक्ट, तो कोलेस्ट्रॉल तो वेजिटेबल ऑयल में होता ही नहीं है। तो हमें स्वयं भी ध्यान रखना है, अपने पेशेंट को भी बताना है कि कोलेस्ट्रॉल इंटेक जो हमारा 200 मिलीग्राम पर डे से अधिक नहीं होना चाहिए। एक एग योक में हमें 200 मिलीग्राम मिल जाता है, और अगर हम डबल अंडे का ऑमलेट खाते हैं तो सोचो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट तो डबल कर लिया, ऊपर से तेल और डाला, तो हमने कोलेस्ट्रॉल तो नहीं गया, कोलेस्ट्रॉल डबल हुआ और कैलोरीज और जुड़ गई। यह वो चीजें हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं और उसके बाद में हम सोचते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। लीवर 300 मिलीग्राम लेंगे तब कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम बनेगा। बटर 250 मिलीग्राम तो नहीं खा सकते, चीज भी 100 मिलीग्राम नहीं खा सकते, लेकिन यह चीजें ले सकते हैं। यह चीजें हम जब भी कोई नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच है। केवल 70 मिलीग्राम, केवल एक सर्विंग में 70 मिलीग्राम हो जाता है इन सब की। 200 कैलोरी का मतलब 3 सर्विंग अगर हमने नॉन वेज की ले ली तो वह हमारा कोटा कोलेस्ट्रॉल कंटेंट का पूरा कर देती है। टाइप ऑफ फैट के ऊपर बहुत झगड़े होते हैं, सूफा, मूफा, फूफा, लेकिन अब आप सोचिए 25 वर्ष पहले कितने गुण गाए जाते थे ये अनसैचुरेटेड फैट के, कितने गुण गाए जाते थे रिफाइंड ऑयल के। क्यों? क्योंकि उसके साथ मार्केट जुड़ी थी।
हमारी आज की साइंस मार्केट ड्रिवन साइंस है। मुझसे अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि जितने हम लोग को सारा दिन लिटरेचर थमाए जा रहे हैं, कौन दे रहा है? साइंटिफिक बॉडीज नहीं दे रही। आजकल लिटरेचर हमको कॉमर्शियल बॉडी देती है। एवरीथिंग इज कॉमर्शियली गाइडेड। अगर वो कह रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल इज गुड, इट इज कॉमर्शियली गाइडेड। अगर वो कह रहे हैं दिस टूथपेस्ट इज गुड, दिस इज कॉमर्शियली गाइडेड। तो जो हम लोगों ने इतने साल तक सुने पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कि इसको खाओ और कुछ नहीं, उसके बाद क्या आने लगा? रिफाइंड ऑयल इज बैड, इट इज कोरोसिव, इट इज मोर एथेरोजेनिक। फिर कहा गया पूफा, नो नो नो, अकेला पूफा नहीं, मुफा में भी तो बहुत अच्छी चीजें हैं, मुफा भी होना चाहिए। और अब तो 4 साल से 3 साल से कोलेस्ट्रॉल के भी गुण गाने लग गए और सूफा के भी गुण गाने लग गए। अब नहीं, योग इज गुड। तो हम अपनी साइंस पे, अपने साइंटिफिक लिटरेचर पे कैसे भरोसा करें? ये तो हर 10 साल में करवट बदल देती है। इसलिए यह ध्यान रखना है, हम उस पर अनट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी साइंस अभी एक इवॉल्विंग साइंस है। ये शॉर्ट टर्म स्टडीज पे आधारित है। हमारा आज का जमाना है आउटकम स्टडी का। अब हम उस चीज पे जा रहे हैं जो आयुर्वेद कहता है कि जीवन दर्शन। उसने कहा है कि इस चीज को लेने का, इस चीज को करने का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर, वह देखो। यह थोड़ी कि हमने फला फला एक इंग्रेडिएंट जोड़ा और एक बता दिया होमोसिस्टिन लेवल बढ़ा देता है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज कॉमर्स। तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, अगर हम दूसरा कंपोनेंट ऑयल के बाद कार्बोहाइड्रेट पे आए तो आज रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं? फाइबर रिच, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, एसिड, फैट, यह सब हमको अपने ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करने के लिए, चेंज करने के लिए काम करते हैं। सबसे अच्छी चीज होल ग्रेन फूड लो, पूरा अनाज लो, मोटा अनाज लो, दलिया लो। अब हमने ओट लिया है कॉमर्स के कारण से। पहले ओट जानवरों का खाना था, हमने कॉमर्स में करके उसको डाइनिंग टेबल का खाना बना दिया। फाइबर की बात करें, फाइबर हमारे डाइट का बहुत ही सशक्त माध्यम होना चाहिए और एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए, क्योंकि वो हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बचाता है। और अगर हम फाइबर्स की बात करें तो 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक सॉल्युबल फाइबर जो कि सॉल्युबल है, ये मेटाबॉलिक बेनिफिट देता है क्योंकि वो सॉल्युबल होने के कारण से डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में पहुंचा, मेटाबॉलिक बेनिफिट दिए। दूसरा है इनसॉल्युबल फाइबर जो कि इनसॉल्युबल है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता, ये जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एडवांटेजेस देता है। व्हीट मेजरली इनसॉल्युबल फाइबर, जो हम लोग इसबगोल, हस्क और बाकी चीजें लेते हैं, पूरा अनाज ऊपर का उसका पेरिकार, वह सब हमें इनसॉल्युबल फाइबर देते हैं जीआई बेनिफिट के लिए। जो हम अपने डाइट में क्या पढ़ते हैं कि खाने में अलग अलग तरह के अनाज मिला दो, तो अगर हम अनाज मिलाते हैं तो इनसॉल्युबल फाइबर देते हैं, अगर हम दाल मिलाते हैं, चने मिलाते हैं, तो वो इनसॉल्युबल के साथ साथ कुछ मात्रा में सॉल्युबल फाइबर भी देते हैं। और मेथी, जिसके लिए हम लोग इतना सुनते हैं, मेथी इज गुड फॉर डायबिटीज, ये देखिए कितना सॉल्युबल फाइबर है। तो जो बात कही जा रही है हमारी अपनी साइंस में, जो नेचुरल साइंस में, हमारी फिलॉसफी में, वह साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। जब तक हम नहीं समझते हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हम फेनोग्रीक से अच्छा सॉल्युबल फाइबर का हमारी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास डाइट में सोर्स नहीं है। दूसरी चीज फ्रूट्स के साथ में सबसे बड़ा एक जो वर्जना लगी हुई है कि डायबिटीज वाले फ्रूट नहीं खा सकते। फ्रूट्स में क्या है? फ्रूट्स में है फ्रक्टोज। कुछ फ्रूट्स हैं जो फ्रक्टोज रिच है, जैसे एप्पल फ्रक्टोज रिच है। कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रक्टोज के साथ साथ ग्लूकोज भी है, इसलिए वो फ्रूट्स कहे जाते हैं कि डायबिटीज में ना खाएं। लेकिन कितना खाएंगे आप और कितनी ग्लूकोज दे देगा? जब हमारे सामने एक पकौड़ी रखी होती है तो हम कहते हैं अरे एक खा लो कुछ नहीं होता, लेकिन एक फल रखा होता है तो हम ऐसा नहीं कहते एक खा लो कुछ नहीं होता। पकौड़ी हमें ज्यादा कैलोरी दे रही है, फल हमें बहुत कम कैलोरी दे रहा है, तो जो ओवरऑल हमारा ग्लाइसेमिक लोड है वो बहुत कम है। कुछ फ्रूट्स में फ्रक्टोज के साथ सुक्रोज होती है और कुछ में ग्लूकोज और सुक्रोज होते हैं। तो इसके डिटेल में ना जाके हमें इतना ध्यान रखना है कि फ्रूट्स शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट। जिस बहुत मीठा वाला फल है जो फ्रक्टोज रिच, जो फ्रक्टोज नहीं सुक्रोज या ग्लूकोज रिच है, उसकी मात्रा कम कर दें। और जिसमें
ग्लूकोज सुक्रोज कम है उसकी मात्रा ज़्यादा लें, या तो इन दो समय के भोजन के बीच के समय में लें, जब हम हल्दीराम की भुजिया खाते हैं, जब हम बिस्किट्स खाते हैं, जब हम रस खाते हैं, नमकीन दालमोट खाते हैं, तब हम फ्रूट्स लें, या भोजन करने के आरंभ में फ्रूट्स लें, जिससे कि वो पेट भरने में, सैटिस्फैक्शन में मदद करता है और हमें आगे के जो भोजन की जो फ्रूट से जो मिलने वाला ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो ग्लाइसेमिक एक्सकर्शन है, बाकी फूड उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देता है। इसके लिए शब्द उपनिषदों ने कहा ऋतु, ऋतु के अनुसार जो फल आ रहा है वह खाएं। गर्मियों में सेब कोल्ड स्टोरेज का रखा खाने में शायद कोई वो फर्क ना हो, कोई लाभ ना हो। एज एन एलोपैथ हम ताजे तोड़े हुए सेब में और 6 महीने रखे हुए सेब में कोई शायद फर्क ना कर सकें, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जो हमको समझनी बाकी हैं कि जो ताजे फल में मिलेगा वो 6 महीने पुराने फल में नहीं मिलेगा। तो मित्रों, ये चीजें तो थी जो थोड़ा मैं ज्यादा अच्छे से बोल सकता था, इसलिए मुझे लगा यहाँ पे मैं बोल दूं। मैं फिर से उसी प्रश्नों पे आ रहा हूँ जो पूछे गए हैं। लंबी ड्यूटी बदलती शिफ्ट ड्यूटी के साथ जीवनचर्या कैसे बैठे? बड़ा मुश्किल है। ढूंढते हैं, कुछ बात करते हैं शिफ्ट ड्यूटीज की। जब भी हम अपनी प्राकृतिक स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ तो अपने स्वास्थ्य पे असर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है, घर में हमारे एग्जाम थे, हमारे पास आज इमरजेंसी ड्यूटीज ज़्यादा आ गई, कोरोना में काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, हमारे घर में फंक्शन है, शॉर्ट टर्म डिसरप्शन थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी साइकिल ही यही है तो यह तो अपने निशान छोड़ के जाएगी शरीर पे। यह 24 आवर क्लॉक है, 12 आवर क्लॉक नहीं जो हमारी घरों में होती है। मॉर्निंग टाइम के टाइम में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो हाई होते हैं। इसीलिए मॉर्निंग टाइम सबसे कॉमन टाइम है जिसमें हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा पड़ता है। इवनिंग टाइम में मस्कुलर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा रहता है, बॉडी टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये जो हमारी सर्केडियन रिद्म है, ये हमने अगर चेंज कर दी तब उसके परिणाम जब अवश्य खराब होंगे। हम जानते हैं जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, जो रात में मेलाटोनिन सीक्रेट हुआ, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस आरंभ हुई, जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स, लेट नाइट आवर्स में जो हमारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स कोर्टिसोल सीक्रेट होना आरंभ हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसने किया। यह सब चीजें हमें लगता है इंसुलिन रेजिस्टेंस कोर्टिसोल ने किया, बहुत गलत किया, लेकिन वो उसने सही किया। प्रकृति जो कर रही है वो निरर्थक नहीं कर रही। हम जो कर रहे हैं, जो समझ के कर रहे हैं, आधा समझे हुए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह निरर्थक हो सकता है। प्रकृति ने सुबह के समय इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों उत्पन्न किया? क्योंकि रात का शाम का खाना खाया हुआ तब तक वह फूड लिबरेट नहीं कर रहा है, वह कैलोरी या ग्लूकोज लिबरेट नहीं कर रहा है। तो मॉर्निंग टाइम में उसने इंसुलिन रेजिस्टेंस किया, हाइपर इंसुलिनीमिया उसके परिणाम में हुआ। उसने कहा कि जो जो बॉडी के जैसे मसल्स हैं, स्टॉप ईटिंग ग्लूकोज, तुम ग्लूकोज मत इस्तेमाल करो, ग्लूकोज छोड़ दो ब्रेन के लिए। ब्रेन सो रहा है, उसको केवल ग्लूकोज चाहिए। ब्रेन बच्चा है, उसे दूध चाहिए। मसल बड़ा आदमी है, वो खाना भी खा सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट किया। उसने मसल से कहा तुम फैटी एसिड को इस्तेमाल करो, ग्लूकोज छोड़ दो ब्रेन के लिए। जैसे दूध कम है, बच्चे के लिए छोड़ दो, बड़े आदमी को रोटी दे दो, तुम रोटी खाओ, दूध बच्चा पिएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स का है वह बहुत यूजफुल है, जिससे कि ब्रेन सर्वाइव कर सके, वह खराब नहीं है। यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जब एक्सटेंडेड इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तब खराब होगा। बेस्ट टाइम टू टेक फूड। अब अनफॉर्चुनेटली जब हमने इस स्लाइड को मेल किया, मेल करने में ये पूरे फॉन्ट इसके खराब हो गए, लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है प्रातः जो पहले जो प्रथम पहर है 3 घंटे वाला, उस प्रथम पहर में हमें भोजन करना चाहिए। तो उठने के बाद 3 घंटे के अंदर जो मॉर्निंग आवर्स है, सूर्योदय के बाद के प्रथम पहर, ये बात गलत कह रहा हूँ, सूर्योदय के बाद के डिस्टर्बेंस हो सकता है क्या? वहाँ ठीक होगा क्या? कुछ पूछते नहीं मैडम? ओके, तो जो दिन का प्रथम पहर है उसमें हम जब भोजन करते हैं तब हमारे लिए उपयुक्त होता है, और सूर्यास्त के समय का जो प्रहर है उसमें हमें अंतिम भोजन करना चाहिए। लेकिन ये बात हमें बात है,
साइंस ले लेते हैं। ब्रिटेन में बच्चों के ऊपर एक स्टडी हुई, जब हमें इस लैंग्वेज में समझाया जाता है हम तभी समझते हैं, जिसमें इन्होंने छोटे बच्चों को कई कैटेगरीज में बांटा, जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, या जो ब्रेकफास्ट के नाम पे बस केवल चाय बिस्किट ले लेते हैं। और ये देखा गया जो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं उनकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल सबसे अच्छी, जो बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल जाते हैं उनकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल सबसे खराब। तो हमें अपनी ही चीज को समझने के लिए उसको फॉरेन रिटर्न बनाना पड़ता है, तब हम उसको समझ पाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मील इनटेक क्या होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हम फिर आपको वो नहीं दिखा पाएंगे उदाहरण, लेकिन चरक संहिता ने कहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मील इनटेक 3 घंटे के पहले हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जठराग्नि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है वह एक बार भोजन लेने के बाद डाइल्यूट हो चुका है। वो डाइल्यूट हो चुका है, जब दोबारा मील आएगी तो वह गैस्ट्रिक एसिड उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जो हमारे इंटेस्टिनल सिक्रीशन है वो भी एक बार खाली हो चुके हैं, उनको भरने दो। तो 3 घंटे से पहले कोई मील टेक नहीं होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत आवश्यक है याद करने के लिए। अब एक दूसरा भी हमारी फीडिंग का एक जो आजकल चर्चा में है, जब से एक महोदय को नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर, कि फास्टिंग का क्या रोल है। फास्टिंग जब हम थोड़ा लंबे समय तक के लिए एक्सटेंडेड फास्टिंग करते हैं उसका क्या रोल है? इसके कई रूप हो सकते हैं। हम ऑल्टरनेट डे फास्ट करें, सप्ताह में 2 दिन फास्ट करें, हम सप्ताह में 2 दिन फास्ट करें, 5 दिन खाएं, या 3 दिन फास्ट करें, 4 दिन खाएं, या हम डेली एक आवर बना लें, 16 घंटे फास्ट करें, 8 घंटे खाएं, या 18 घंटे फास्ट करें, 6 घंटे खाएं, या 20 घंटे फास्ट करें, 4 घंटे खाएं। कई तरह से इसकी स्टडीज अलग अलग की गई, क्योंकि 4 सालों से फास्टिंग के ऊपर एक बूम आ गया है। और ये कई तरह के रिसर्चेज और कई तरह के शॉर्ट टर्म स्टडीज, फिर मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म स्टडीज, उसमें ये दिखाया गया कि इसके बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं फास्टिंग के। क्यों? क्योंकि आज जो ओवर न्यूट्रिशन है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे लिए हानिकारक होता है। फास्टिंग से हम कैंसर घटाने में, फास्टिंग से हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज को घटाने में इसमें लाभ ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस में मदद करता है। देखिए, यदि याद करें पुराने समय में कहते थे कि यदि बुखार है तो भोजन कम कर दो, और हम क्या कहते हैं, बुखार है और उससे कैलोरी की जरूरत है और उससे कैलोरी खिलाओ। नहीं, बुखार में शरीर को रोग से लड़ने के लिए उसकी शक्तियों को रखने दो, खाना पचाने में शक्ति वेस्ट ना करें, तो हल्का खाओ। तो सेलुलर मैकेनिज्म क्या है, फास्टिंग जब हम करते हैं तो यह हमारी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को, सेलुलर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मजबूत करती है फास्टिंग, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ को, डीएनए रिपेयर प्रोसेस को, और ऑटोफैगी जो एक बहुत नई चीज हम लोग इधर फिर फैशन में आई। ऑटोफैगी क्या है? हर सेल अपने आप को रिपेयर करती है, जो उसके अंदर डिसऑर्डर्ड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करके फिनिश कर देती है। हमेशा हर क्षण, जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जब फोल्ड होती हैं, सिंगल फोल्डिंग, डबल फोल्डिंग, टर्शियरी फोल्डिंग, क्वाटरनरी फोल्डिंग, जब क्वाटरनरी फोल्डिंग के साथ प्रोटीन होती है तब वो बॉडी के लिए 3 डायमेंशनली इफेक्टिव होती है। और इस फोल्डिंग में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं, लेकिन बॉडी क्या करती है, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उनको वो लगातार हटाती जाती है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है उनको ऑटोफैगी के माध्यम से हटाती जाती है। और यह ऑटोफैगी इंटरमिटेंट फास्टिंग इंप्रूव करती है। तो वास्तव में प्रकृति के ऊपर अगर हम जाएं, यदि हम प्रकृति को देख के अपने कार्यों को करें, तब हम देखेंगे कि कितना हमारी समझ अभी छोटी है। याद करिए, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंजाई जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एक भी सर्वाइव कर जाए तो स्पीशीज बची रहेगी। ह्यूमन क्या करते हैं? बर्ड ने क्या किया, रेप्टाइल ने क्या किया, उस अपने गैमीट को, उस एम्ब्रियो को सुरक्षित रखा थोड़े न्यूट्रिएंट के साथ, अब सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। ह्यूमंस ने क्या किया, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को सुरक्षित रखा, 9 महीने तक सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है। मेटाबॉलिकली भी हम इसी तरह से हमारा एवोल्यूशन हुआ। पहले हम एक टाइम हमने किसी को जानवर को मारा और खाया, और जैसे शेर, जैसे जंगल के जानवर करते हैं, एक बार खा लिया 2 दिन तक पड़े हुए।
ये था हमारा ओरिजिनल प्रोसेस। जब हम कल्टीवेटर हुए तो हम बना बना के रखने लग गए। आज तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर आ गए, हम पका के रख लेते हैं, सारा दिन खाते रहते हैं। तो शुरू के प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने अपनी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप किया। किस तरह से? जो कि यूजफुल था कि जब कैलोरी कम हो रही हो, जब ग्लूकोज लेवल कम हो रहा हो, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस करके ग्लूकोज प्रिजर्व करो ब्रेन के लिए। आज हम जब ओवर न्यूट्रिशन कर रहे हैं तो हम हर समय न्यूट्रिशन अपने शरीर को देते जा रहे हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके लिए एक विदेशियों ने बड़ा अच्छा नाम दिया कि हिंदुस्तानी भूखे नंगे थे, उनके पास खाने को नहीं था, जब खाना मिला तो उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इसलिए इनमें डायबिटीज ज्यादा है। कोई इतिहास उठा के देखे, 1000 वर्षों पूर्व भूखा नंगा कौन था? हम नहीं भूखे नंगे थे। लेकिन फिलहाल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी ने भी डेवलप किया, हमें कहीं से भी एक्स्ट्रा कैलोरी जब मिली, जब भी हमने अपने पेट को अपने चेस्ट से आगे निकाला, तब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया, यह हमारे लिए प्रारंभ में तो डेवलप हुए प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जब हमने बहुत कैलोरी दे दी तो वही डिलीटीरियस हो गया। यह एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर के साथ साथ आईजीएफ रिसेप्टर पे भी जाने लगी। आईजीएफ रिसेप्टर पे जाके यह माइटोजेनिक हो गई, ट्यूमर प्रोड्यूसिंग हो गई, ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगी, एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बढ़ाती है और ट्यूमरोजेनेसिस बढ़ाती है। इस प्रकार से जब हमने ओवर न्यूट्रिशन, ओबेसिटी हमने उत्पन्न की, तो उससे बीमारियों को जन्म दिया, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एथेरोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिसऑर्डर हो, फैटी लीवर हो, हमारा गॉलब्लैडर स्टोन हो, मायोमेट्रियम यूट्रस हो, या ओवेरियन सिस्ट हो, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या कार्सिनोमा। तो इस प्रकार से यह ओबेसिटी से मैं अपने पेशेंट को भी यही 1 2 3 4 करके गिनवाता हूँ, बाय 1 गेट 10 फ्री। और यह अगर हमने ध्यान नहीं दिया, इस न्यूट्रिशन को कंट्रोल नहीं किया, तब प्रॉब्लम आएगी। तो छोटे छोटे से प्रश्न और हैं, शायद समय में ज़्यादा ले रहा हूँ। जीवन शैली और व्यायाम का सामंजस्य कैसे बैठाएं? इसका उत्तर तो प्रश्न में ही छुपा हुआ है, सामंजस्य। हमें सामंजस्य बैठाना है। हमें चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे हैप्पीनेस को इंक्लूड करने की बात आई कि हम जो हमारा जॉब है, जो हमारी लाइफ है, उसमें ही हमें खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई दूसरा हमको खुश नहीं रख सकता। वैसे ही एक्टिविटी भी हमें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने जॉब में लानी पड़ेगी। कोई हमारे पास अलग से 24 घंटे की जगह 25वां घंटा नहीं ला सकता। यह डॉक्टर नरेश से एक बार मैंने सीखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर डॉक्टर नरेश आज की मीटिंग में हो और वह इस पे और एलेबोरेट करें तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि सारा दिन हम लोगों में से अधिकांश सिटिंग जॉब है हम लोगों का, और हम लोग किस तरह से हमको अपनी एक्टिव रहना चाहिए अपने शरीर को ठीक रखने के लिए। एक अगली इस पे जाएं, अगर इस एक पैरों के नीचे फुट रेस्ट, जब मैंने ये चीज पढ़ी, ये चीज जानी, तो मुझे याद आया कि हमारे यहाँ चित्रों में क्या पुराने समय में दिखाया जाता है, हर जो भी देवी देवता राजा बैठा है, गद्दी के नीचे फुट रेस्ट रखा है, उस पर पैर रखिए। ये फुट रेस्ट हमारे पैर को सीधा रखता है। अगर हम देखें यहाँ, फुट प्रॉपरली सपोर्टेड फुट हो, इस तरह से ना हो जिस तरह से मैं भी अभी चेयर पे पैर इसी तरह से रखा हूँ, क्योंकि आदतें बिगड़ चुकी हैं। उसको हमें सीधा रखना चाहिए। पैर सीधे हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो। मैंने जो अपना लैपटॉप रखा है वो अपनी टेबल से 15 इंच उठा के रखा है, जिससे वी आर एट द सेम लेवल। मुझे अपनी गर्दन यूं ना करनी पड़े। यह तब सीखा मैंने जब स्पॉन्डिलाइटिस जिसे कहते हैं उस तरह का पेन हुआ। स्पॉन्डिलाइटिस नहीं थी, वो हमारा पोस्चरल पेन था, हमारी फॉल्टी सिटिंग हैबिट के कारण से। अब मैं सारा काम इस लेवल पे रख के करता हूँ। हमारे शोल्डर्स कैसे हों? शोल्डर्स इस लेवल पे हों। जब हम लटका लेते हैं उसको, तब जो ड्रैगिंग फोर्स पड़ता है, जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स को खींचता है, वह हमारे इन पेन को बढ़ा देता है। तो इसके लिए हमारे हाथ हमारे सामान्य लेवल पे हो, लटके हुए ना हो नीचे, और हमारे जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है
वह हमारे एल्बो लेवल पे, एल्बो वर्किंग प्लेटफॉर्म के लेवल पे। जब वो ज़्यादा नीचे होगी या ज़्यादा ऊपर होगी, हम ऐसे उठा के हाथ काम करेंगे, तब ये हमें स्ट्रेन देगा, नेक पेन पैदा करेगा। स्ट्रेट और देखने वाली चीज़ें हमारे सामने इस तरह से हो, तब हम हमारे बॉडी पे स्ट्रेस काफ़ी कम कर सकेंगे। कुछ स्टडीज़ में प्रोलॉन्ग सिटिंग के साइड इफ़ेक्ट्स बताए गए। इसको मैं उन्होंने जो बताए, यह तो शायद हम लोग अपने इसमें ना इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, लेकिन हम अपनी एक्टिविटी में, अपनी डेली रूटीन में क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि डेफिनेटली हम लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अगर 10 मंजिल जाना है, 10 मंजिल तो हम नहीं जा सकते, कम से कम हम 2 या 3 मंजिल तो जा सकते हैं, वहाँ से लिफ्ट ले लें, फिर 2 या 3 मंजिल पहले उतर जाए। हम लोग सिटिंग जॉब में हैं, फिजिशियंस तो खास तौर से आलसी मशहूर है, हर समय बैठे रहते हैं। हम लोगों को अपनी सीट से उठने का बहाना ढूंढना है। पेशेंट को एग्जामिन पीठ अगर उसकी करनी है तो उससे ये मत क्या पीछे घूमो, हम उठ के उसके पीछे चले जाएं। तो शायद वह हमारा जो एक बार हम उठेंगे, अपने जो काफ मसल्स हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, जो हमारी थाई मसल्स जो प्रेस्ड हैं, ग्लूटियल मसल्स जो हमारे कंप्रेस्ड हैं, उनको हम एक बार रिलैक्स करेंगे, यह हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। हम अपने कंपाउंडर को, अपने हॉस्पिटल स्टाफ को आवाज़ देने की बजाय यदि हम उठ के उसके पास जाने लग जाए, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज से जो हमारी सिटिंग ब्रेक होती रहेगी, वह हमारे कई बैक और लोअर लिम्ब की प्रॉब्लम्स को रोक सकती है। एक्सरसाइज, स्वभाव से हम लोग थोड़ा सा आलसी हैं, लेकिन एक्सरसाइज हमें कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट जरूर करनी है। और ध्यान रहे, जब कम से कम 10 मिनट कोई एक्टिविटी की जाए, तब हम उसको एक्सरसाइज की श्रेणी में रख सकते हैं, उसके पहले नहीं। कुछ भी करें, कैसे भी करें, हमें करना है। एरोबिक एक्सरसाइज इस मामले में अच्छी होती है क्योंकि उसको हम लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमारी छूटती अवश्य है समय के साथ साथ, और फिर वो एक रिबाउंड इफेक्ट देती है। एक्सरसाइज के मल्टीफोल्ड इफेक्ट होते हैं। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक इमीडिएट इफेक्ट, डायबिटीज की बात करें तो इमीडिएट कंजम्पशन ऑफ कैलोरी, इमीडिएट लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। दूसरा, इसी को हम कंपेयर करते चले अपने साथ फैटी मील से। जो फैटी मील हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी एंड हाई लिबरेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, इमीडिएट इफेक्ट। दूसरा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट फॉर 2 आवर्स। One fatty meal gives an effect of insulin resistance for 48 hours, 2 days. तो जो एक दावत का खाना खाते हैं 2 दिन तक हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाता है, हमारी मेडिसिन का इंसुलिन का प्रभाव कम कर देता है। वन बाउट ऑफ ग्लाइकोजन डिप्लीटिंग एक्सरसाइज, ग्लाइकोजन डिप्लीटिंग कहा है, आराम से चहलकदमी करने को नहीं कहा है। जो वन बाउट ऑफ ग्लाइकोजन डिप्लीटिंग एक्सरसाइज, जो कि हमारे मसल्स का ग्लाइकोजन डिप्लीट कर दे, जो कि 1 घंटे की जॉगिंग के बाद होता है, वह 2 दिन तक हमें इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रदान करती है। यही फंडा है जो हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल्टरनेट डेज एक्टिविटी कर लो, फास्ट काफी रहेगी, लेकिन यह भूल गए कि एक्टिविटी क्या कहा है। एक्टिविटी ग्लाइकोजन डिप्लीटिंग एक्सरसाइज, जो ग्लाइकोजन डिप्लीट करे, तब वो फायदेमंद होगी ऑल्टरनेट डेज में। और तीसरा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो फैटी मील है एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कर रही है, और एक्सरसाइज उसको रिवर्स कर रही है। एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रही है। इसको बहुत अच्छा समझने का एक तरीका हो सकता है हमारी सीवर लाइन। हमारी ब्लड वेसल्स सीवर लाइन के जैसी हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल सीवेज के जैसा है। जितना सॉलिड सीवेज होगा वो उसको क्लॉग करता जाएगा। और जो फिजिकल एक्टिविटी, वो ब्लड सर्कुलेशन, मतलब पानी हम डाल रहे हैं, झटके से पानी बहाएंगे, उस क्लॉग को बहा ले जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी एथेरोस्क्लेरोसिस घटाती है, कोलेस्ट्रॉल इनटेक आप जानते हैं उसको बढ़ाता है। पुनः लौटते हैं अपने आयुर्वेदिक सिद्धांत पे। कितना व्यायाम करना चाहिए? ये कहते हैं जितना हमारा मैक्सिमम बल है उसके आधे से अधिक नहीं करना चाहिए। फिर बात समझ में नहीं आई, ये कौन सी बात हुई, हम ज्यादा क्यों नहीं करते? आप देखिए कि जब आप और हम टीएमटी कराने जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, आपका टारगेट हार्ट रेट अचीव हो गया, अब और कराने की जरूरत नहीं। अगर आप इतना कर सकते हैं तो यू आर फिट। टारगेट हार्ट रेट वही हमारा, हमने 50% ऑफ एक्टिविटी जब कर ली, उतना हम कर पा रहे हैं, तो दैट इज एनफ। मेटाबॉलिक हेल्थ उतने से काफी है। जो लास्ट एक क्वेश्चन है, भागदौड़ भरी जिंदगी से
कसरत के लिए समय कैसे निकालें। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो फिर प्रश्न में ही है, भागदौड़ भरी जिंदगी। अगर हमारी जीवन सहज होगा तो शायद हमें समय निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा उसमें ही काम होता रहेगा, और जो स्ट्रेस है भागदौड़ का वह नहीं हो। मुझे ये सेइंग बहुत अच्छी लगी, ये जो एक अखंड ज्योति के संपादक रहे हैं और बहुत अच्छा मूवमेंट इनका चलता है कि हम थकते कब हैं, जब हम काम ज्यादा अधिक हो उससे नहीं, हम काम को बोझ समझ के जब करते हैं तब उससे थकते हैं। और ये बोझ क्या है, ये स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस ही हमको नुकसान करता है। क्यों? स्ट्रेस में जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे हैं, मेन हो गया कैटेकोलोमीन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब हमें मेटाबॉलिक लॉस पे रखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर लॉस पे रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो स्ट्रेस हमारे लिए खराब है, हम सब जानते हैं, लेकिन तब भी स्ट्रेस लिए बगैर मजा नहीं आता कोई जीवन में। अब होता क्या है, स्ट्रेस का एक कंपोनेंट कैटेकोलोमीन सीक्रेट हुआ, उसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट किया। हमने कहा अच्छा तुम एक्सरसाइज करो, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज ने क्या किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्टिमुलेट। हम हर चीज के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी लाइफस्टाइल भी स्टिमुलेट कर रही है, और हम उसको अपनी एक्टिविटी से भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं। अरे दूसरा कंपोनेंट भी सोच लो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो उसके इफेक्ट्स को उल्टा करता है। रिलैक्सेशन, कोई जरूरी है हम मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे ही जाएं, हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज पे भी जा सकते हैं। और यही चीज है, मैं इसके विषय में बिल्कुल नहीं जानता, तो इसलिए बस एक वेब से चुरा के एक स्लाइड आपके सामने रख दी है। हम जानते हैं कि यह हर तरह से बहुत उपयोगी है। जिंदल जी इसके बहुत कर्मठ योद्धा हैं, रेगुलर योगा बिलीवर। ये योगिक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, योगिक क्रिया और जो मेंटल हेल्थ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट। जब हम ध्यान करते हैं तब हम अपने आप को प्रभु के साथ, परम शक्ति के साथ जोड़ते हैं। यह है जो इंटरनली पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस क्रिएट करता है, जिसको कुंडलिनी जागृत होना कहते हैं। और उस पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस से हम जो सिंपैथेटिक डोमिनेंस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। शायद इसके विषय में अधिक जानने वाले लोग इस विषय पे अच्छा प्रकाश डाल सके। मैं समझता हूँ मैं बहुत समय ले चुका हूँ, और जिंदल जी, वाणी जी और पंकज जी के साथ हमारा, पंकज चौधरी जी के साथ में बहुत अच्छा कई एक्टिविटीज में सामंजस्य रहा, और ये एक्सरसाइज पे बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप लोगों के विचार इसके आगे आमंत्रित हैं। जहाँ जहाँ मेरे जो भी मैं बोल सका, जो कई चीज़ें मेरे अपने क्षेत्र के बाहर की थी, मेरी अपनी समझ के रुचि के बाहर की थी, उनको जो मैं बोला, जो जो उसमें अपूर्णता हो, आप लोगों से अनुरोध है आप लोग उसको पूर्ण करें। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for the great insight into the topic, and you have justified the topic, sir. जैसे कि दिनचर्या और जीवन शैली में आपने डिफरेंस बताया. It was, I think, मेरे को नहीं पता था, and really we have to enjoy our work to beat the stress, and especially कभी पता तो नहीं होता, या पता होता है, हम उसको रीडिस्कवर करते हैं, और उन चीजों को जब हमें किसी को बोलना होता है, कहना होता है, समझाना होता है, तब हम उसको वास्तव में समझ पाते हैं। तो शायद इस चीज को पता आपको भी है, लेकिन वो अब हम जब जैसे हम एक तरह से दोबारा समझ पाए, शायद आप भी उसको सुन के उस चीज को अलग तरह से समझ पाए। रिविजिट हो जाता है दोबारा से। एंड आपने बहुत ही ब्यूटीफुली फिजिकल बॉडी और इमोशनल कोशेंट को बैलेंस करने के लिए वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, सर। पहले इमोशनल कोशेंट को बैलेंस करने के लिए, देन फिजिकल बॉडी, एंड वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि चेंज इन द एटीट्यूड, नॉट situations will remain the same, only the thing we have to change is our attitude towards the situation. कितनी भी खराब हो, but हमारे को attitude हमारा positive होना चाहिए. That I love the most. And accepting all the situation and expecting nothing out of it. That is also one of the point, like जो मैंने आपसे चुराया. और खुश रहने के लिए
खुश रहने के लिए हमें खुद पहले तैयार होना पड़ेगा, रादर देन दूसरे हमें खुशी दें। शायद हमें खुशी बांटनी चाहिए लोगों से, रादर देन खुशी एक्सपेक्ट करें कि वो मुझे खुशी दे, वो मुझे खुशी दे। तो हम खुशी बांटें। और बहुत ही वेरी नाइसली एक्सप्लेन ऑल द डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेरी नाइसली। थैंक यू वेरी मच सर। वीबी सर, पंकज सर। Okay, okay. Thank you Dr. Vani. Thank you Dr. Pankaj. सर प्लीज किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज वी कैन टेक इट। आज सबसे अच्छी हुई थी। चार्ट बॉक्स में डाल देते हैं या रेज हैंड ऑप्शन यूज कर लेंगे। मतलब आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू यूज रेज हैंड ऑप्शन और चार्ट बॉक्स फॉर द क्वेश्चन। मतलब ये हेल्थ नीड हमारी, जैसे हम लोग तो चक्कर में रहते हैं। काइंडली एवरीवन म्यूट योर माइक्स, प्लीज म्यूट योर माइक्स। मजे कर रहे हैं। Dr. Paresh, please mute your mic. We will be very thankful. Thank you very much. Yes sir, VB sir. Use raised hand option और chat box. Although chat box में मैं देख रहा हूँ कि everywhere there is appreciation only. Thanks. Yeah, sir has explained. Everybody, सब लोग स्पीचलेस हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता है, तो मैं क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ। माय क्वेश्चन इज दैट, जैसे आपने बताया 5 से 7% वेट लॉस रखना चाहिए, लेकिन अगर किसी का वेट लॉस काफी ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो कितने दिन बाद फिर वो दोबारा 5 से 7% का टारगेट कर सकते हैं? एक बार यू हैव कंप्लीटेड योर टारगेट ऑफ 7%, then how much time you have to take again to have a target of 5 to 7% of weight loss? 6 months, 3 months, or how much time? मतलब डॉक्टर जिंदल, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स 50% कहे गए थे और 80% आ गए? तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, तो मुझे 50% दिया, ये बताओ। तो so far so good, ये पासिंग मार्क्स है 5 to 7% वाले, जो हम लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। तो जो जितना कर रहे हैं अच्छा, लेकिन एक चीज जो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, इट शुड नॉट बी अ रैपिड वेट लॉस। जो जितने भी स्लिमिंग सेंटर हैं, जो उनका वेट रिडक्शन का फंडा है, उसमें सबसे जो उनकी सक्सेस स्टोरी है वो वाटर लॉस की है। जब भी हमारा इनिशियल वेट लॉस होता है तो बॉडी वाटर लॉस सबसे ज्यादा होता है, और बॉडी वाटर लॉस होने से हम फटाफट 80 किलो से हम 75 किलो के आ गए 5 दिन में। हमें लगा बहुत बढ़िया, और हम हल्का भी लगने लगा, और उसके बाद अगले 15 दिनों में हम 70 किलो के हो गए, 10 किलो हमने घटा लिया। तो यह वाटर लॉस होता है, जो इनिशियल लॉस रैपिड है, और उसके बाद जो हम रैपिड लॉस करते हैं वह डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि वो फैट है या प्रोटीन है। तो टू रैपिड वेट लॉस वो हमारे मसल प्रोटीन और कार्डियक प्रोटीन, उनके वेट लॉस को भी, उनका भी लॉस कराता है, और हमारे लिए वो हानिकारक होता है। तो इसलिए बहुत रैपिड वेट लॉस पे हमें नहीं जाना। इनिशियल जो फर्स्ट मंथ है, नॉट मोर देन 4 kg, सेकेंड मंथ से 2 kg पर मंथ, ये या 3 kg, बहुत अगर कोई एक्सेसिवली ओवरवेट है तो 3 kg पर मंथ। फर्स्ट मंथ में 4, मैक्सिमम 5 kg, अगले महीने में से 2, मैक्सिमम 3 kg। ये सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। और इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार वेट घटने के बाद वेट मेंटेनेंस अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल है। 2 कारण होते हैं। हमने आज डाइट कम की अपनी, हम लेते थे 2500 कैलोरी, हमने उसको 1500 कैलोरी कर दिया। हमने सोचा 1000 का डेफिसिट आया, 1000 के हिसाब से मुझे 9 किलो मेरा घट जाना चाहिए 9 दिनों में, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन उतने का तो असर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ध्यान रखना है, एक मेजर अमाउंट ऑफ कैलोरी इज वेस्टेड इन डाइजेस्टिंग द फूड। जो फूड डाइजेस्ट करने में भी अराउंड 30% हमारी कैलोरी लग जाती है। तो जो 1000 कैलोरी हमने कम किया, तो उसमें से जो 300 कैलोरीज थी वो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काम आ रही थी। तो एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल बेनिफिट हमको 700 कैलोरी का ही मिलेगा। दूसरी चीज, जब हम वेट लॉस जैसे ही करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एंडोक्रिनोलॉजी ले आता हूँ और थायराइड को ले आता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वेट और थायराइड को बड़ा इंटरलिंक समझा जाता है।
जैसे हम वेट लॉस करते हैं वैसे वैसे हमारी थायराइड प्रोफाइल भी चेंज होती है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो जितना ओवरवेट जना है वो थायराइड प्रोफाइल जरूर कराएगा और फिर लाके रखेगा ये तो नॉर्मल है तो हम मोटे कैसे हुए। उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जिनका आप जब देखेंगे थायराइड प्रोफाइल तो TSH 5.5, 6, 6.5 इस रेंज पे होगा। उनका जो T4 है T4 भी थोड़ा हायर रेंज में होगा, तो बड़ा कंफ्यूज करता है कि TSH थोड़ा हाई है और ये तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में हुआ, अब T4 ये ऊपर क्यों जा रहा है। और अगर T3 देखें तो T3 कुछ लोगों का बियॉन्ड लिमिट होता है कि बियॉन्ड अपर लिमिट, तो T3 ऊपर कैसे हुआ, रिपोर्ट गड़बड़ है। सबसे जब कुछ ना समझ में आए तो सबसे अच्छा है पैथोलॉजिस्ट को जिम्मेदार ठहरा दो कि रिपोर्ट खराब है, इसका रिपीट कराओ किसी अच्छी लैब से। रिपोर्ट खराब नहीं है, हमारा इंटरप्रिटेशन खराब है। वास्तव में जैसे वेट बढ़ता है बॉडी उसको रिकवर करने के लिए, उसको पुरानी उसी स्टेज पे लाने के लिए T3 सिक्रीशन बढ़ा देती है। पहले TSH बढ़ाती है, TSH T4 बढ़ाता है, T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, T3 हमारा रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है और कोशिश करता है कि वेट हमारा वापस आ जाए। वेट लॉस के साथ क्या होता है, जैसे ही हमने वेट लॉस किया TSH ड्राइव कम हुई, T4 सिक्रीशन कम हुआ, T3 कम हुआ, तो जो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर था वो भी कम हो गया। तो इसलिए बाद में जो रेट ऑफ वेट लॉस है उसको घटाना मुश्किल, उसको बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो एक हमारा जो कैलोरिक इनटेक है जितना उसमें डाइजेशन में रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर था वो कम हुआ, दूसरा रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हुआ, इनके कारण से वेट मेंटेनेंस समय के साथ साथ मुश्किल होता जाता है। इसलिए हमको रैपिड वेट लॉस पे भी नहीं, वेट मेंटेनेंस पे ज्यादा ध्यान देना है कि 2 to 3 kg पर मंथ से तो घटता रहे और फिर उसको मेंटेन करें, रिबाउंड ना आए। Thank you, Pankaj sir. And there are a lot of comments, sir, that the talk was very nice. And one question from our Vice President, sir. President के बाद Vice President है. It is okay to see TV. There were more than 95 participants, sir. Is it okay to see TV, use mobile and read newspaper at one time? Is multitasking beneficial? Dr. Alok Sharma is asking. अब मैंने कहा ना ये मेरे क्षेत्र के कुछ बाहर की चीजें हैं। और आप पंकज जी कहाँ हो? डॉक्टर पंकज का तो कॉल आ गया है, उन्होंने लेफ्ट यू अलोन। जरूरी नहीं पंकज अग्रवाल बोले या पंकज चौधरी बोले। बॉस आप बच नहीं सकते, जवाब देना पड़ेगा। अच्छा आप बच नहीं सकते। मल्टीटास्किंग तो देखिए इनका वीडियो तो देख सकते हैं। आप बात करें तो मेरा अपना मानना यह है कि मल्टीटास्किंग एक एसेंस ऑफ लाइफ है। और यह कितना अच्छा, जो सामंजस्य की बात हो रही थी, कितना अच्छा सामंजस्य आप बैठा सकते हैं अपने चीजों के साथ में। एक मुझे एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ, उनका मेरे पास फोन आया करीब 10-11 साल पहले कि भाई IMA प्रेसिडेंट बनोगे जिंदल जी? तो मैंने कहा IMA प्रेसिडेंट? अरे भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं आता ये सब कुछ। कह रहे नहीं बताओ बताओ, इस वक्त अच्छा है, थोड़ा सा सीन ऐसा है कि तुम चाहो तो तुम्हें बनवा सकते हो। मैंने बहुत सारी टांग फंसा रखी हैं, क्लिनिक भी कर रहा हूँ, एजुकेशन में मेरा पसंदीदा विषय है, क्लिनिकल रिसर्च में टांग अड़ा रखी है जो कम से कम 8 घंटे लेती है दिन के, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने एक बात कही और जो एक जीवन का मूल मंत्र बन जाती है कुछ बातें, वो बात मुझे आज तक नहीं भूली। फोन पे वो बोले, पंकज जो 10 काम कर सकता है जो आदमी, वही 11वां कर सकता है, क्योंकि उसके लिए 11वां काम 10% एडिशन होगा। जो 2 काम कर रहा है ना, उसके लिए तीसरा काम 50% एडिशन हो जाएगा। तो 2 काम करने वाले के लिए 3 काम करना मुश्किल है, जो 10 काम कर रहा है उसके लिए 11 काम करना आसान है। तो प्रेसिडेंसी में तो मैंने हाथ जोड़ लिया उनसे, ये तो जिंदल साहब ही कर सकते हैं, लेकिन वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वह मेरे जीवन का मूल मंत्र उसके बाद से कम वो बड़ा सहारा देती है, हौसला देती है कि नहीं तुम और काम कर सकते हो यदि चाहो, क्योंकि तुम 4 कर रहे हो, तुम्हारे लिए 20% एडिशन है। तो मल्टीटास्किंग तो अगर आप एक्टिव हैं तो कर सकते हैं। और फिर मैं हमेशा देखता हूं कि जो लोग आज जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं वो कैसे हैं, वो हमसे ज्यादा काम करते हैं, हमसे कम काम करते हैं। हम तो सारा दिन, हम तो बहुत बिजी हैं, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं,
बहुत बिजी हैं, बहुत थक जाते हैं, बहुत महान है, लेकिन जो दूसरा आदमी वो कैसा है? वो तो हमसे 4 गुना काम कर रहा है। जो हमारे आदर्श हैं वो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, 4 गुना काम कर रहे हैं। ये मल्टीटास्किंग ही उनको उस ओहदे तक ले जाती है। तो मल्टीटास्किंग तो आवश्यक है, अस्त व्यस्त ना हो, उसमें सामंजस्य बैठा के और कुशलता से, जो फिर गीता जी का श्लोक में कह रहा हूं, योगा कर्मसु कौशलम। क्या है? कर्मों में कुशलता, वह योग है। तो कर्मों में आप कौशल के साथ करिए तो यही योग है, उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, अपना एंडोर्फिन, अपना सेरोटोनिन सब सिक्रीट कराते रहिए, ऑक्सीटोसिन के साथ में एंजॉय करिए, यू विल एंजॉय अ बेटर हेल्थ एज वेल एज बेटर आउटपुट। एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो हम खाना खाते हुए टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल साथ में यूज करते हैं, एज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपका क्या ओपिनियन है उसके ऊपर? इज इट गुड बैड? देखिए, वो कहानी थी कि एक साधु था, उससे कहा कि मीठा बहुत खाता है, गुड़ खाता है। उसने कहा कि भाई 10 दिन बाद आना, मैं समझाऊंगा। मैं भी, समय उतना ही सीमित है। क्लिनिक से उठ के आता हूँ, 20 मिनट में खाना खा के जाना है, उसी में मुझे टीवी की न्यूज़ भी देखनी होती है, उसी में खाना भी खाना होता है। तो है तो चीज़ गलत, मैं भी करता हूँ। सुबह नाश्ते के समय अखबार पढ़ते पढ़ते ही नाश्ता करना होता है तो गलत। क्योंकि वास्तव में क्या है, फिर मैं अपनी रुचि की तरफ लौटूं, भोजन को प्रणाम करके, भोजन को आराध्य समझ के फिर हम उसको ग्रहण करते हैं, उसका तत्व अलग होता है। हम जब भी हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, 80% निगेटिव है। हम कोई सीरियल, कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, 60-70% या शायद 90% वो भी निगेटिव है। पॉजिटिव चीज़ें हम बहुत कम दिखाई जाती हैं, हम बहुत कम देखते हैं। तो उस कारण से हम निगेटिविटी के माहौल में अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जब कहते हैं कि भोजन बनाने वाले का आचार व्यवहार भोजन में आ जाता है, तो भोजन खाने वाले का आचार व्यवहार भोजन के साथ क्यों नहीं जाएगा? यह तो हमें गड़बड़ है, करेगा। ओवर ईटिंग की टेंडेंसी होती है, हम बिना भोजन को प्रॉपर्ली चबाए हुए खाते हैं, फटाफट खाते जाते हैं। तो ये चीज़ें तो गलत है। एक, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो स्टॉक में होंगे, हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उनके दामाद जी हैं, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक वीडियो भेजा था। और वह वीडियो में एक ये था कि हम अपने भोजन को करें, बहुत सुस्ती है, दिन भर सो रहे हैं, कौन सी दवाई है? कितना हम भोजन को चबा के खाते हैं। उस भोजन को हम जितना चबाते हैं और उतना हमारी एपेटाइट सप्रेशन भी होती है, सेटाइटी भी बढ़ती है, और उतना मेटाबॉलिकली वो हेल्दी होता जाता है। और हम जब भी कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो हम यही सब काम नहीं करते, जिसके कारण से जो हमारा जो भोजन से हम एक्सट्रैक्ट जितना कर सकते हैं उतना हम नहीं कर पाते। हम एलोपैथ कहते हैं इतनी कैलोरी हो, इतना प्रोटीन हो, इतना कार्बोहाइड्रेट हो, संतुलित मील करने के लिए। हाथी कौन सा संतुलित मील खाता है भाई? हाथी तो पत्ते और छाल ये सब खाता है, उसके खाते वो 2000 किलो का हो गया। वो उसी पत्ते और छाल से, जिसमें सब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें थी, जिसको खा के हम नहीं कुछ कर सकते, वह उससे 2000 किलो का शरीर बना लेता है। तो हम अभी भी अपने भोजन को हम ठीक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं करते, हम उसका एसिमिलेट नहीं करते, जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। इसके लिए हमें लौटना पड़ेगा। लौटना चाहें हम वो करें तो डेफिनेटली हम कम से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। फास्टिंग का एक अनुभव मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने अनेक प्रकार के फास्ट रख के देखा, 1-1 महीने, 2-2 महीने, इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला अब ट्राई किया इस लॉकडाउन पीरियड में। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन में अब पेट अनलॉक होने लग गया था, लेकिन उसके पहले फ्रूट्स और मिल्क पे 2-2 महीने मैंने रह के देखा। इससे अच्छी डिवाइन फीलिंग नहीं हो सकती। हम बकवास करते हैं जो हम इतना ढेर सारा और कॉम्बो मील बना के खाते हैं। हमारी बॉडी इतनी लाइट, हम इतना एक्टिव महसूस करते हैं, जो कि हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और इतना कैलोरिक इनटेक उसके साथ नहीं कर सकते। तो यह तो है कि कुछ चीज़ें जो हम अभी एज एन एलोपैथ बहुत कम समझते हैं, और
उसके लिए हमें एलोपैथी के अलावा अपने भारतीय दर्शन को, अपने आयुर्वेद को पढ़ना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। इन प्रश्नों का उत्तर हमें वहीं से मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। काफी समय हो गया है सर, क्वेश्चंस भी हैं, बट हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगी, टू इंश्योर अ गुड हेल्थ, ईट लाइटली, ब्रीथ डीपली, लिव मॉडरेटली, cultivate cheerfulness and maintain an interest in the life. That is it. सर आपने बहुत बहुत अच्छी आज हमें टीचिंग्स दी हैं और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। आई थिंक वी विल मेक अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे। से टीचिंग ना कहें, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। नहीं सर, आपने बहुत बहुत मतलब एक ओवरव्यू दे दिया। आई थिंक वी विल जस्ट फॉलो दैट एंड वी विल हैव अ स्ट्रेसफुल लाइफ एंड अ गुड physical body and a beautiful soul. And I pay gratitude, sir, on behalf of my whole team, IMA Ghaziabad and IMA Ghaziabad West, कि आप आए सर हमारे इनविटेशन पे and you have given us आए मत कहिए, कहीं बात से नहीं है। जी सर, थैंक का एक कमेंट बड़ा अच्छा है, लेडीज नेचुरली आर मल्टीटास्किंग, और ये बात बिल्कुल सही है कि लेडीज मल्टीटास्किंग करती हैं, हर तरह से करती हैं, और इसके विषय में तो वही इसका डिस्क्रिप्शन अच्छा कर सकती हैं। जी सर। जिंदर सर, एनीथिंग मोर सर? थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखना है जो बताया गया है। yes, we have to follow all the things जो आज सर ने बताई हैं, and I think we will reach to one point of progress. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Namaskar. नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। सर वीडियो रिकॉर्डिंग की बहुत सारी वो है कि सर की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए सबको। They will revisit again and they will listen. इसमें